जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, आज इस 14 चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जीएसटी, जो हमारे सब्जेक्ट जो है हमारा सीए के अंदर भी आता है, हमारा ग्रेजुएशन के अंदर भी आता है, जो बीबीए है, बीकॉम है, एमकॉम के अंदर भी आता है, और इन सभी जिन भी स्ट्रीम के अंदर आता है 2024 के अकॉर्डिंग में इस चैप्टर को करवाने वाली हूँ, जीएसटी रिटर्न हाउ टू पेपर। ओके, इसके अंदर हम देखो क्या क्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कौन इसको फिल करेगा, हु शुड फाइल द जीएसटी रिटर्न, एंड हाउ मेनी रिटर्न आर देयर अंडर द जीएसटी। जीएसटी के अंदर कितने तरह के, देखो ये सभी तरह के, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। ओके, और साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कहते हैं कि मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग टॉपिक दिया हुआ है। देन उसके बाद हम असेसमेंट का टॉपिक करेंगे, देन ऑडिट कैसे करते हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करते हैं फिर वही सेम एज इट इज हमारे एग्जाम्पल के साथ। देखो अभी तक हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, आपने लास्ट चैप्टर देख लिया है, जो हमने रजिस्ट्रेशन देखा था हमने कि रजिस्ट्रेशन कितनी तरह का होता है, राइट। उसके अंदर मैंने बताया था, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो हमने दो तरीके से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के टाइप पढ़े थे। एक होता है हमारे पास रेगुलर बेसिस पे, एक होता है हमारे पास कंपोजिशन स्कीम पे। सबको याद है कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या है कि जो कि सेक्शन 10 का बेनिफिट उठाते हैं उन सभी शेयर होल्डर्स के, उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन की बात करता है। और रेगुलर में तो होता है कि जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक समरी के हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ, तो इस पेज को बिल्कुल अच्छे से समझना, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट से बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि जो यहाँ पे मैं अपनी समझाने जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी इस पीडीएफ के 3 to 4 पेजेस कवर करेंगे। सो दैट्स व्हाई फोकस ऑन इट। ओके, देखो रेगुलर के अंदर कैसे रिटर्न फाइल करते हैं। रेगुलर के अंदर देखो कैसे आते थे, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई की थी, इनवर्ड सप्लाई की थी, राइट। उसके अंदर हमने कैसे किन किन पर्सन को क्या किया था, सामान को सप्लाई किया था, चाहे वो B2B था, है ना, बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू कस्टमर है, ठीक है, या फिर आपने किसी से सामान को सेल किया है किसी को, या फिर किसी से आपने सामान क्या किया है, परचेज किया है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ये भी हमने डिस्कस किया था, है ना। एक थ्रेशोल्ड लिमिट हमने डिस्कस की थी, राइट। अब यहाँ पर अगर फिर यहाँ पे ना रेगुलर में दो सिचुएशन आती है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। इज इट क्लियर? दोनों सिचुएशन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो एक सेकेंड, चलिए। तो देखो रेगुलर केसेस में हम लेके चलते हैं टर्नओवर की बात। अगर आपके टर्नओवर अबोव 5 करोड़ है, फर्स्ट इसके अंदर बात करेंगे। इन केस आपकी जो टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है। ये दो सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन को समझो, चैप्टर हाफ कंप्लीट आपको समझ में आएगा। क्या कहते हैं कि अगर आपकी जो टर्नओवर 5 करोड़ है तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बोल रही हूं जीएसटी रिटर्न का मतलब क्या है। रिटर्न का मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या किया जाएगा, आपको सारी की सारी डिटेल सबमिट करनी पड़ती है एक सप्लायर को कि मैंने इतना सामान तो मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, और इतना सामान मैं क्या करने वाला हूँ, जो आउटपुट मैंने जनरेट किया इतने का मैंने क्या किया है, इनपुट खरीदा है। उन सारों के सारे की डिटेल क्या है इस डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। और उनके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो आप उसके अंदर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इन केस आपका आईटीसी भी बनता है तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। मीन्स कि कहीं ना कहीं एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको आपके बिजनेस के बारे में होल डिटेल्स रिप्रेजेंट करता है, इसे बोलेंगे हम रिटर्न। और रिटर्न के बेस पे हम क्या करते हैं, टैक्स की लायबिलिटीज को, इन सभी चीजों को इसके अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर किसी, मान लीजिए जो मिस्टर टिंकू है, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर टिंकू रहते हैं ना, या फिर मिस्टर एक्स रहते हैं, चलो मिस्टर एक्स ले लेते हैं। मिस्टर एक्स है जिसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इस केस में वो जीएसटी रिटर्न 2 फाइल करेगा। क्या? एक तो फाइल करेगा जीएसटी रिटर्न 1
जीएसटी रिटर्न 3 और एक फाइल करेगा जीएसटी रिटर्न 4। आप तो कह रहे थे कि मैम 2 ही फाइल करेगा, देखो 2 कैटेगरी में फाइल करेगा। दैट मीन्स इसको ये दोनों भी फाइल करनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहेंगे मंथली। ये होती है मंथली रिटर्न। जीएसटी रिटर्न तो 3 होती है, वो मंथली रिटर्न होती है जिनको मंथली बेसिस पे अपनी सारी की सारी डिटेल क्या करनी पड़ती है, रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, और उसके बाद वो बताता है कि इतनी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है। जीएसटी 4 क्या होती है, आपकी एनुअली होती है। क्या होती है, एनुअली होती है, मीन्स कि आपको साल के अंदर एट द एंड में बनानी पड़ेगी। अब इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 तो ये हो गई है, 12 ये हो गई है, एक ये हो गई है। तो इस केस में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो टोटल 25 रिटर्न्स फिल करनी पड़ेगी। क्या इतना आपको समझ में आया? और 25 में कैसे कैटेगराइज किया गया है? जीएसटी रिटर्न 1 12 होगी, जीएसटी रिटर्न 3 12 होगी, और जीएसटी रिटर्न 4 आपकी 1 होगी। क्योंकि 1 क्यों है? क्योंकि एनुअली फिल करनी पड़ती ना, तो इसलिए 1 हो गया। मंथली फिल करनी पड़ेगी तो हर महीने करनी पड़ेगी, इसलिए इसको मंथली कहते हैं, इसको एनुअल कहते हैं। टोटल हो गए 25 रिटर्न्स हो गए। क्या आपको इतना समझ में आया? चलिए जी, अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी रिटर्न 1 के अंदर किस बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हैं। जीएसटी R1 के अंदर क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? इसके अंदर वो सारे की सारी आपकी सेल की इंफॉर्मेशन होती है। सेल कहीं ना कहीं सेल रिटर्न होती है कि आपने कितना सामान सेल किया, चाहे वो सेल आपने B2B किया है, इसकी बिजनेस टू बिजनेस किया है, या फिर आपने सेल बिजनेस टू कस्टमर किया है, या फिर आपने किसी से अदर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंट्रा से किया है, इंटर या फिर मैं कहूं इंट्रा से किया है। इन सारों की डिटेल यहां पर होगी। हम एक ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न फाइल करना भी देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर ना जैसे ही आप अपना जीएसटी नंबर डाल देते हो, ठीक है, नंबर डालने के बाद आपको ये पता पूछता है कि आपकी जो बिजनेस है, आपका जो जिससे आपने सप्लाई किया है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, नंबर है। तो इन केस अगर वो भी पर्सन हरियाणा से है, आप भी हरियाणा से हैं, तो ये जो ऑटोमेटिकली जो जनरेट हो जाएगा ना, यहाँ पे ऑप्शन हमारा इंट्रा हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, डाटा अपने आप उठा लेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से इस फर्दर सीजीएसटी और एसजीएसटी के बेस पर क्या कर देगा, अपने आप टैक्स को कैलकुलेट करके आपको बता देगा। बट उससे पहले आपको सारी की सारी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये सेल रिटर्न होती है जीएसटी 1। ओके, अब बात की जाए तो जीएसटी 3 क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं। जीएसटी रिटर्न जो 3 होती है वो आपकी होती है, इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर सेल की, सेल्स प्लस परचेज प्लस आईटीसी क्लेम प्लस आईटीसी सेट ऑफ प्लस आपको कितनी पेमेंट करनी है इन केस आपकी अगर लेट फीस है। तो ये सारी की सारी डिटेल आप कहां सबमिट करके दिखाएंगे, आप सबमिट करके दिखाएंगे बच्चे जीएसटी रिटर्न 3 के अंदर। यहां पे आपको सेल के बारे में तो पता चल गया कि आपने कितना सामान खरीदा, परचेज के बारे में भी बताएगा। अब सामान खरीदना थोड़ी ना होता है, अब आगे आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल की तो जरूरत पड़ी होगी ना, वो रॉ मटेरियल भी तो परचेज किया होगा ना। अब जब भी अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने अपना एग्जाम्पल में क्या लिया था, मिस्टर टिंकू लिया था, सॉरी मिस्टर एक्स लिया था हमने, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर जो एक्स था हमारा क्या है, सप्लायर है, जो मिस्टर वाई है ये क्या है, रिसिपिएंट है। फर्स्ट केस अपना ये है, ठीक है। अब यहां से इसने सामान इसको दिया, मान लीजिए गारमेंट्स का जो होलसेल की इनकी शॉप थी, ठीक है, जो इन्होंने इनको गारमेंट्स दिया आगे। अब इन्होंने भी तो कहीं से खरीदा होगा भाई, मिस्टर एक्स ने भी तो कहीं से खरीदा होगा ना, तो उस केस में ये क्या बन जाएंगे, रिसिपिएंट बन जाएंगे, जिनसे खरीदा है वो क्या हो जाएंगे, सप्लायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब इसने सामान खरीदा, ये अपना जो इनपुट खरीदा, इस इनपुट के ऊपर भी तो टैक्स दिया होगा ना। उस टैक्स को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी बतानी पड़ेगी कि मेरा क्लेम कितना रहता है, कितना मैं सेट ऑफ कर पाऊंगा। और हाँ, ये सारी की सारी डिटेल, सेल, परचेज, आईटीसी क्लेम, लेट फीस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जीएसटी रिटर्न 3 में रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि ये मंथली रिटर्न होती है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको कौन से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। जैसे कि होते हैं ना कि अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको पहले ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जैसे कि बैंक्स के अंदर होते हैं,
है ना। अकाउंट्स ओपन होने के बाद अगर आप अपना मोबाइल नंबर बाद में अगर जाते हो तो आपसे एक अलग फॉर्मेट्स पे इंफॉर्मेशन सबमिट करवाई जाती है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो अलग फॉर्मेट दिया जाता है। तो कहने का मतलब अगर आप आईटीसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, इवन देना चाहते हो कि मेरा आईटीसी इतना रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जिसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम क्या कहेंगे, जीएसटी। ये आपको ना 2-3 फिल करने पड़ेंगे, जीएसटी R2A एंड नेक्स्ट इज जीएसटी R2B। जो 2A है वो किसके बारे में रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी परचेज रिपोर्ट को। परचेज, देखो कोई भी चीज ना डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। हर चीज के बारे में अगर जानना है तो कोई ना कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने उसके बारे में पढ़ा था ना कि कैंसिलेशन का हो रहा है आपका रजिस्ट्रेशन, तो जैसे कि अगर कोई गलती नजर आ रही है तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस के जो ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, वो एक फॉर्म फिल करेंगे। फिर अगर आपको क्लैरिफिकेशन देनी है तो आप भी एक फॉर्म के द्वारा करोगे। फिर उनको आपकी क्लैरिफिकेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर मतलब कोई भी चीज विदाउट प्रोसेस, विदाउट एविडेंस के नहीं हो रही यहाँ पे। तो अगर आपको परचेज रिपोर्ट जाननी है तो जीएसटी रिटर्न 2A फिल करनी होगी। अगर आपको आईटीसी का क्लेम जानना है तो जीएसटी रिटर्न 2B आपको फाइल करना होगा, ठीक है। मींस कि इसके अंदर एक रिपोर्ट है, कुछ मतलब ये नहीं है कि ऐसे एक सिंपल रिपोर्ट है जिसके अंदर आपके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात जानने की है क्या, कि अगर अब मैंने यहां से मान लीजिए मैंने 10 लाख का छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं, 10 लाख का मैंने इसे सामान खरीदा। अब यहां से इनवॉइस जनरेट होगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनवॉइस कैसा है, इनवर्ड है कि आपने क्या किया, सामान खरीदा है। बट उस सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सामान आउटवर्ड है, राइट। अब दोनों के दोनों, अब आपने भी जीएसटी पे किया, आप भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। और दोनों के दोनों चाहते हैं कि हम क्या करें, आईटीसी क्लेम करें। तो पॉइंट ऑफ व्यू रिसिपिएंट की बात कर रही हूं मैं। तो अगर आपको रिसिपिएंट अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है और वो बताता है कि इस 10 लाख के ऊपर सपोज कर लेते हैं 1 लाख का अमाउंट क्या है आपका आईटीसी का, आईटीसी समझते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो पैसा आपका 1 लाख है, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपए आप कहेंगे कि भाई मैंने तो 1 लाख रुपए टैक्स दे रखा है तो वो तो मेरे क्रेडिट है, ई कैश लेजर के अंदर बैलेंस नजर आ रहा है क्रेडिट साइड, तो मैं उसका यूज करूंगा अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो। कहते अच्छा जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी R2B फिल करना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, इतना समझ गए हो, ठीक है जी। अब ठीक है, अब यहां पर एक बात और जान लेते हैं कि इनको फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो क्या है। देखो जीएसटी रिटर्न 1 को फाइल करने की जो ड्यू डेट है 11 तारीख है। 11 तारीख किसकी कह रही हूं, जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर जो है अप्रैल मार्च ले लेते हैं, चलो मार्च के महीने के अंदर आपकी टर्नओवर होगी, आपकी सेल हो गई है, परचेज भी हुई, आपने सामान खर्चा भी किया है, तो आप मंथली रिटर्न भी फाइल करते हो, आप उस कैटेगरी के पर्सन में आते हो, मंथली रिटर्न भी फाइल करते हो, एनुअल भी करते हो। तो मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए जो आपकी डेट होगी ना मार्च की डिटेल की, तो आपको 11 अप्रैल से पहले इसकी 11 अप्रैल से पहले कर दोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज पेनल्टी या फिर फाइन लगेगा। तो 11 तारीख क्या होगी, आपकी ड्यू डेट होगी, ठीक है। अगर आप जीएसटी 1 की बात कर रहे हैं, रिटर्न 1 की बात करें तो आपको 11 तारीख से पहले करनी होगी। अगर जीएसटी रिटर्न 3 की बात की जा रही है तो उस केस में 20 तारीख रखी गई है। 20 तारीख क्यों रखी गई, रीजन है बच्चे इसके पीछे, याद करने का तरीका बताऊंगी क्या क्यों है। क्योंकि जीएसटी रिटर्न 3 में हम क्या शो करते, देखो जीएसटी रिटर्न 1 में क्या शो किया हमने, सेल ही तो बताई है कि मैंने इतना सेल कर दिया, यही बताई है ना, राइट। जीएसटी रिटर्न 3 में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, कितना हमें आईटीसी लेना है, कितना सेट ऑफ करना है, कितनी पेमेंट रहती है, कितनी आपकी लेट फी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आप चाहते हैं कि मैं आईटीसी क्लेम करूं, चाहते हैं नहीं चाहते, तो आईटीसी क्लेम करने के लिए मुझे जीएसटी रिटर्न 2A और जीएसटी रिटर्न 2B करना पड़ेगा। क्योंकि 2A में तो रिपोर्ट परचेज की रिपोर्ट बताएगा कि जो आपने सामान खरीदा है वो दिखाएगा, है ना। और जीएसटी 2B में क्या होगा, आईटीसी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, क्रेडिट साइड बोला था ना मैंने कि आपके बैंक में बैलेंस है, तो उसको कितना रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे एग्जाम्पल में क्या है, मिस्टर एक्स क्या है, सप्लायर है, मिस्टर वाई क्या है, रिसिपिएंट है। मिस्टर वाई चाहते हैं कि मैं, मान लो कि इस महीने में एक ही थोड़ी ना होगा सप्लायर, इस मान लीजिए इसने लिया होगा सामान, 10 व्यक्तियों से ऐसे सामान लिया होगा, मींस कि इसके 10 सप्लायर है। यहाँ पे बना लेते हैं इसके 10 सप्लायर, 3
3 6 3 9 और 1 हो गया 10। इस मिस्टर वाई ने इन 10 सप्लायर से क्या लिया है, सामान खरीदा है। ठीक है, अब ये यहां पर है मिस्टर वाई, ध्यान से समझ रहे हैं, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, मिस्टर वाई ने सामान तो खरीद लिया, अब इसके पास तो सारी की सारी परचेज की इनवॉइस है और इनके पास सारी की सारी किसकी इनवॉइस है, सेल की इनवॉइस। ठीक है, अब ये भरने जा रहा है भाई आईटीसी जीएसटी रिटर्न 3 को। ठीक है, और जीएसटी रिटर्न 3 को फिल करने की लास्ट डेट है, ड्यू डेट जिसे हम कहेंगे 20 तारीख है। मार्च में अपने बात की तो 20 अप्रैल से पहले पहले हमें जीएसटी रिटर्न 3 को फाइल करना होगा। ठीक है जी, अब वो चाहते हैं कि मुझे आईटीसी भी मिले, जो मेरा बकाया है ना, जो मैंने परचेज करते वक्त जो टैक्स पे किया है ना, उस टैक्स को मैं अवेल करूं। तो उसके के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, GSTR-2A भी देनी पड़ेगी, GSTR-2B भी देनी पड़ेगी। ए के अंदर क्या दिखाएगा कि आपने कितना सामान खरीदा है, और ये आप नहीं फिल करेंगे, ये ऑटो जनरेटेड होगा। ऑटो जनरेटेड भाई कैसे होगा, ऑटो जनरेटेड ऐसे होगा कि नॉर्मल सी बात है, इन्होंने भी तो रिटर्न फाइल की होगी ना, ये आपका जीएसटी नंबर डालते ही, ठीक है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि मैंने इतने इतने बंदों को क्या किया है, सामान सप्लाई किया। जैसे ही आप इस पर्सन का जीएसटी नंबर डालेंगे उस पोर्टल के ऊपर, तो वहां पर जिन व्यक्तियों ने, मान लीजिए कि यहां पर ये 10 है ना, 10 में से मान लीजिए 8 व्यक्तियों ने टाइम पे क्या किया है, जीएसटी रिटर्न को फाइल किया, तो इन्होंने 8 ने फाइल किया है, तो 8 की ही इंफॉर्मेशन गई ना पोर्टल के पास, 10 की थोड़ी ना गई है, 2 की तो नहीं गई ना। तो परचेज केवल 10 में से केवल 8 व्यक्तियों की दिखाएगा आपको। ये नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि नहीं मैंने तो 10 से खरीदा है। तो आपने कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको कि जब तक गवर्नमेंट के पास वो रिटर्न जो है, सॉरी टैक्स जो है सबमिट नहीं हो जाता, तब तक आपको आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा। ये हमने आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12 के अंदर, याद है। तो यहां पर कंपलसरी है कि जो सेलर है वो पहले रिटर्न फाइल करे, तभी आपकी परचेज यहां पे शो होगी। मान लीजिए यहां पे 10 में से 8 व्यक्तियों ने क्या किया है, रिटर्न को फाइल किया है, तो आपकी जो परचेज है ना वो कितनी शो करेगी, 8 व्यक्तियों की जो टोटल परचेज पे आपने परचेज किया होगा ना, वो अमाउंट शो करेगी। ठीक है जी, नीचे जो है आईटीसी कितना जनरेट, ये ऑटो जनरेटेड होते हैं, इसकी आपको फिल करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप फिल होके दिखेंगे आपको, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, ये अदर हैंड के हाथ में, जो सेलर होता है उनके बारे में बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी रिटर्न जो 2B है, उसमें जो आईटीसी का जो क्लेम है आपको कैसे दिखेगा। मान लो कि इन 8 में से ये है ना, जो 8 व्यक्ति हैं, इनमें से जो 8 व्यक्ति हैं, 8 ने तो क्या किया था, रिटर्न फाइल कर दी है, बट इनमें से जो 6 व्यक्तियों ने तो टाइमली रिटर्न फाइल किया, बट 2 ऐसे निकल गए जिन्होंने आफ्टर द ड्यू डेट सबमिट की। इसकी 11 तारीख जो हमने बात की थी ना, जीएसटी रिटर्न 1 जो सेल की रिपोर्ट दिखाते हैं, वो उन्होंने 11 तारीख के बाद की। तो नॉर्मल सी बात है, आफ्टर द ड्यू डेट है, तो जब आप आईटीसी क्लेम करने के लिए सेक्शन जीएसटी रिटर्न 2B को फाइल करोगे, तो वहां पे केवल और केवल 6 जो परचेजेस का आईटीसी आपको नजर आएगा, आप उन्हीं का क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया, क्लियर है। क्या मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर आपको जीएसटी रिटर्न 1, जीएसटी रिटर्न 3 को फाइल करना पड़ेगा, जिसे मंथली रिटर्न कहते हैं, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी टोटल फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जो होती है 25 आपको फिल करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बात की जाती है जीएसटी रिटर्न 1, जो क्या होता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सप्लायर करता है कि मैंने इतना इतना सेल किया है। ठीक है, जीएसटी रिटर्न 3 में एक क्या रिप्रेजेंट क्या होता है कि जो सेल कितनी की, परचेज कितनी की, आईटीसी कितना क्लेम करना है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर कोई जो परचेजर है अपना आईटीसी क्लेम करना चाहता है तो उसे जरूरी होगा कि अपनी आईटीसी रिपोर्ट को चेकआउट करे। वो आईटीसी रिपोर्ट को कैसे चेकआउट करेगा, जीएसटी रिटर्न 2A के थ्रू, और कितना परचेज रिपोर्ट को चेक करेगा तो जीएसटी रिटर्न 2A के थ्रू, और आईटीसी को कैसे चेक करेगा, कितना बैलेंस रहता है क्रेडिट में जिसको मैं सेट ऑफ कर पाऊं, वो कितना है, जीएसटी रिटर्न 2B में देखेगा। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है ये ऑटो जनरेटेड है। ठीक है, और इसका जो ये एक बात और ध्यान रखना क्या, कि जो आईटीसी का जो क्लेम का बैलेंस दिखेगा ना, वो आपको आफ्टर 13 डेट को मिलेगा। दैट मीन्स अगर मार्च की बात है तो अप्रैल की 13 तारीख के बाद मिलेगा, जिसके कारण जो जीएसटी रिटर्न 2B है
उसकी जो ड्यू डेट है वो क्या रखी गई है 20, क्योंकि इसका क्लेम देख के, ठीक है, कितना बैलेंस रहता है। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 क्लेम है, हमारे एग्जाम्पल के अंदर 1 लाख था, चलो 1 लाख लेते हैं, और आपका जो टैक्स बनता है वो 80,000 है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, इस बैलेंस को यूज कर सकते हो, बैलेंस फिर बच जाएगा 20,000, किसको नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट मंथ फिर मैं यूज कर लूं, है ना। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो इसी वजह से जो आईटीसी जो होता है उसकी ड्यू डेट क्या है, 13 है, और जीएसटी रिटर्न आर की जो टू बी की उसकी जो ड्यू डेट है वो 20 है। क्लियर है इतना कंसेप्ट। चलो थोड़ा सा पीडीएफ पे आ जाते हैं, ठीक है। आप ये कहेंगे पता नहीं इतनी देर से हम समझ रहे हैं, ऊपर ऊपर से जा रहा है। एक बार फिर रिकॉल करते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको फाइल करनी पड़ती है मंथली और क्वार्टरली एक जीएसटी रिटर्न, या फिर मैं कहूँ कि एनुअल भी फिल करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया कि हमने इतनी सारी रिटर्न पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सीएमपी 8 करेंगे, सीएमपी 06 भी करेंगे, हम पीएमटी भी करेंगे। इसमें लिखा नहीं हुआ बट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हम पीएमटी भी 06 करेंगे, पीएमटी 08 भी करेंगे। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। क्या ये सारे एक व्यक्ति को सारे फिल करने पड़ते हैं? आंसर इज नो। ये डिपेंड करता है कि बच्चे आपका बिजनेस क्या है, आप क्या बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, जीएसटी रिटर्न को फाइल करेंगे। जो बेसिक, जो मैं कह रही हूं ना कि आपका 50% टू 60% आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जीएसटी रिटर्न 1, 3 और 4, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है कि जीएसटी रिटर्न का मतलब क्या है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी क्या होती है, डिटेल्स होती हैं। इवन चाहे आपकी इनकम की हो, सेल की हो, परचेज की हो, एक्सपेंसेस की हो, ठीक है। किसकी? एक ऐसे पर्सन की जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात नहीं कर रही, रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रही, ठीक है। और टैक्स अथॉरिटी इस रिटर्न की मदद से ये कैलकुलेट करेगी कि आपका टैक्स बनता कितना है। देखो आपने तो बता दिया कि मेरा टैक्स इतना है, अब इतना विश्वास कर ले अथॉरिटी तो उनका काम ही ना कम हो जाए। और आज के टाइम में क्या होता है, जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, इवेजन करते हैं टैक्स का, इसकी चोरी करना, ये काफी सारे चले हुए हैं। तो दैट्स अ रीजन की जो अथॉरिटी होती है उनको क्या करना पड़ता है, उनकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करते हैं उनकी रिटर्न की बेस पे कि उन्होंने कितना अपने आप को कैलकुलेट किया, जिसको हम पढ़ेंगे सेल्फ असेसमेंट, और एक होता है एक स्क्रूटनरी असेसमेंट, राइट। उनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हु शुड बी फाइल द जीएसटी रिटर्न, कोई से जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की जरूरत है। ये डिपेंड करता है कि आप का रजिस्ट्रेशन कैसा है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन है या फिर कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। कंपोजिशन स्कीम की जाती है हमारी सेक्शन 10 के अंदर, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। देन उसके बाद आ जाता है हम रेगुलर स्कीम के अंदर हम ये चेकआउट करेंगे कि आपका टर्नओवर कितना है। अभी समझाया था, टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 2 तो मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, 2 तो मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जिसका नाम है जीएसटी रिटर्न 1, जीएसटी रिटर्न 3 भी जिसे हम कहेंगे, और जीएसटी रिटर्न 4 को फाइल, टोटल 25 हो गई है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर अंदर है, ठीक है, तो इस केस में केवल और केवल आपको टोटल 9 रिटर्न फिल करनी पड़ती है। तो वाह, कितना कम काम हो गया है, 9 रिटर्न। क्यों? क्योंकि जब आप 5 करोड़ के अंदर अंदर आते हैं ना, तो उस टाइम आप या तो क्वार्टरली क्या करते हो, रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, या फिर आप एनुअली ही करते हो। इसमें क्या था, मंथली था, ठीक है, और यहां पर एक एनुअली था, है ना। अब मंथली है, 12 महीने करने हैं, 2 रिटर्न फाइल करने, 12 तो यही प्लस हो गया, एनुअल 1 हो गया 25। अब क्वार्टरली करने हैं तो 4 1 हो गए हैं, 1 बुरा हो गया तो टोटल हो गया 9। समझ में आ रहा है सेम कंसेप्ट, बट इसमें एक स्कीम और आ जाती है QRMT की, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देखो क्या बताया था मैंने अंदर आपको हमारे एग्जांपल के अंदर कि अंडर द जीएसटी डिजाइन रेगुलर बिजनेसेस हैविंग द मोर देन द 5 करोड़ एज अ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा है, देखो यहाँ पे अभी बता दिया, तो आपको 2 तो मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपके 25 रिटर्न हो गए, ठीक है। टैक्स पेयर अगर आपका अप टू 5 करोड़ है तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है, कंपल्सरी नहीं है। जैसे कि कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल होती है, अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है इट्स ओके, अदरवाइज बी कंटिन्यू नॉर्मल स्कीम के अंदर, ओके।
तो यहाँ पे भी एक ऑप्शनल है, अगर आप 5 करोड़ के अंदर अंदर आपका टर्नओवर होता है तो आप क्या कर सकते हो, QRMP प्लस IFF की स्कीम का क्या ले सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं उठाना चाहते तो इट्स ओके, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, पहले बता रही हूँ, कभी कहें कि कमेंट्स करना स्टार्ट कर दे कि मैम ये कंपल्सरी है या ऐसे ही है, ये ऑप्शनल है, कोई भी इसको क्या कर सकते हैं, अडोप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको GST रिटर्न 1 फाइल वही करनी है, बट ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी। वहां पे हर महीने करनी होती थी, यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, क्वार्टरली करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ आपको हर 3 महीने के बाद, मीन्स की मान लीजिए अब मार्च हो गया तो मार्च, अप्रैल, मई, इन तीनों महीने की जो डिटेल है वो आने वाली जून की 11 तारीख से पहले पहले R1 को फाइल करना पड़ेगा, 20 तारीख से पहले पहले 3B को फाइल करना पड़ेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस केस में जो 13 तारीख होगी, जिस दिन आपका ITC क्या होगा, ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, इज इट क्लियर? चलो, बट यहां पर अगर आप QRM स्कीम का बेनिफिट, अब मैंने बोला ना कि आपको रिटर्न जो क्या है हर तीसरे चौथे महीने आपको फाइल करना पड़ेगा, बट यहां पर एक पॉइंट जो है आपको याद रखने की बात है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि आपको टैक्स भी 3-4 महीने के बाद पे करना पड़ता है। नहीं, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, इवन आपको रिटर्न जो है आपको क्वार्टरली फिल करना पड़े, बट जो टैक्स की जो पेमेंट है वो मंथली ही होती है। ये पॉइंट ना याद रखना, कभी सोचो कि यहाँ टैक्स भी आपको 3-4 महीने के बाद पे करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन द स्पेशल केस सच एज अ कंपोजिशन स्कीम की बात की जाए। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या होता है, कंपोजिशन जो डीलर होते हैं उनके पास क्या होता है, GST नंबर होता है। ठीक है, फाइलिंग इन 5 ईच ईयर क्या करता है, उसके पास केवल 5 ही उसे क्या करनी पड़ती है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। जैसे कि, और रिटर्न फाइल किसमें करेगा, CMP 01, ओके, और 1 एनुअल रिटर्न। याद है आपको एक जो जब मैंने कंपोजिशन स्कीम को मैंने समझाया था, उससे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी आपको क्वार्टरली, या तो क्वार्टरली क्या करना पड़ता है, अपनी रिटर्न को फाइल करना पड़ता है, एक एनुअली फाइल करना पड़ता है। तो मींस की टोटल 5 आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी होल द फाइनेंशियल ईयर, जो कि रिप्रेजेंट होगी CMP 08 और एक होगी GST रिटर्न 4 के अंदर हम करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, तो अब जितना आप मैंने देखो इसको ना एग्जाम के अंदर ना कैसे लिखना है, इनको मैंने रिप्रेजेंट किया है 3 तरीके से। आपको लग रहा है कि मैम एक ही टॉपिक को बार बार बता रही, बार नहीं, एग्जाम में कैसे लिख सकते हो ये सभी चीजें मैंने आपको बताई। पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, रिटर्न क्या होती है उसके बारे में बताइए, कौन फाइल करेगा उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद जो बेसिक पॉइंट है वो उसके बारे में बताइए। अगर आप इसको एज ए पैराग्राफ में लिखना चाहते हो तो आप इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, ये एक पैराग्राफ में हो गया। ठीक है, जो कि थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव लग रहा है, तो जैसे भी स्टूडेंट को सुटेबल लगे आप देख सकते हो उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी रिटर्न्स के बारे में, जो कि हमने अभी जो इसका बेस था, जो कि इसका क्रक्स था, जो इस चैप्टर का, वो हमने कर लिया है यहाँ पर। अब मैं स्पीड से फटाफट करेंगे। देखो, GST रिटर्न जो 1 क्या है, किसके लिए था, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, क्वार्टरली कौन फिल करेगा, जिसकी जो टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ की बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च तक का है, तो इसकी जो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल की 13 तारीख से पहले पहले क्या होनी चाहिए, GST रिटर्न फाइल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, नोट क्या करना है कि टैक्स पेयर विद द टर्नओवर अप टू द 5 करोड़ होनी चाहिए एंड ऑप्ट द फर्निश देयर बिजनेस टू बिजनेस सेल। हाँ यस, मैंने एक शब्द लिखा था यहाँ पर, आपने आयोग नोट भी क्या होगा, QRMP ये तो स्कीम होगी, है IFF ये क्या है, IFF का मतलब है बच्चे कि जो बिजनेसमैन है ना, जिन्होंने ओनली एंड ओनली B2B ट्रांजेक्शंस की है, मीन्स की B2B क्या की है, सप्लाई की है, सेल की है। इनको B2B का मतलब समझते हैं बिजनेस टू बिजनेस, तो उनको IFF मीन्स की इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इस फैसिलिटी के थ्रू यहां पर जितने भी जनरेट हुए हैं बिल, किसके ऊपर, B2B के ऊपर जितने भी बिल जनरेट हुए हैं उनको आपको यहाँ पे शो करना होगा। अगर आप नहीं करते कोई इश्यू नहीं है, बट अगर कर देते तो नॉर्मल सी बात है, शक के दायरे में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कोई ये भी कंपल्सरी नहीं है, बट हाँ एडवाइस यही है कि आपको करनी चाहिए। ठीक है, और
इसको इनवॉइस को अपलोड करने की जो डेट है, डेडलाइन डेट दी हुई है 13 तारीख दी हुई है, जिस भी मंथ के बारे में हम बात करें, जैसे कि अप्रैल है तो मई, मई तो जून, जून जैसे भी जिस महीने की अगर बात की जाए, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक महीना मतलब मान लेते हो कि नहीं हमें तो जरूरत नहीं है, फिर अगले महीने सोच रहे हो कि हाँ अब कर लेते हैं पिछले वाले महीने की, तो वो भी अलाउड है यहाँ पे IFF के थ्रू कि आप यहाँ पे पिछले महीने की भी कर सकते हो अपलोड, इस वाले महीने की भी एक साथ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, क्या लिखा हुआ है कि GST रिटर्न 1 विल बी स्टिल नीड टू बी फिल्ड द क्वार्टरली बट द इनवॉइस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द IFF नीड नॉट बी डिक्लेयर्ड अगेन। अगर आपने पिछले नहीं किया जो भी मैंने बताया, बट यहां पर एक सेकेंड, ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जो क्वार्टरली क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दिमाग में क्या रहा है कि आपको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली पे करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो टैक्स की पेमेंट होती है वो मंथली डन करनी पड़ती है। अगर सिचुएशन है, सबको नहीं, जिसका कैश लायबिलिटी बचा हुआ है, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर क्या था, मैंने आपको बताया कि ITC के अंदर आपका बैलेंस बचा हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब जो टैक्स लायबिलिटी बनी आपकी 80,000 रुपए, क्या अब आपकी टैक्स लायबिलिटी बैलेंस बची? नहीं। केस नंबर तो 1 आपको यही समझ में आ गया कि इस केस में तो आपको मंथली टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन केस कि आपका बैलेंस है 1 लाख, बट आपकी जो लायबिलिटी है, टैक्स की जो पेमेंट करनी है वो है 1.5 लाख, तो इस केस में जो अभी 50,000 की आपको पेमेंट करनी रहती है इस महीने, तो इस सिचुएशन में आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी, इवन चाहे आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो या नहीं। अब इस पेमेंट को किसके थ्रू करोगे? ये आएगा GST PMT 06 के अंदर, और इसकी जो ड्यू डेट है वो 25 है। क्लियर है? समझ में आया? मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर बैलेंस बचा तो देयर इज नो नीड, आपको जस्ट रिटर्न फाइल करनी है। अगर बैलेंस नहीं बच रहा तो वो जो कैश लायबिलिटी बची हुई है, बैलेंस लायबिलिटी बची हुई है, उसको आप PMT 06 के तहत वो 25 दिन के अंदर अंदर क्या करनी पड़ेगी, आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। क्लियर है? PMT 06 आपको यहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो अगर लायबिलिटी ऐसी बन रही है तो आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट अगर बात की जाए मंथली की, अभी हमने क्वार्टरली पढ़ा, मंथली के अंदर क्या था, GST रिटर्न 1 की बात कर रहे हैं तो सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन फिल करेगा मंथली? जिसकी टर्नओवर एक्सीड द 5 करोड़ है। ये आप पढ़ लो, बार बार नहीं बताते हम इसको। नेक्स्ट जाते हैं मंथली रिटर्न, जो कि हमने बात की जा रही है GST, नेक्स्ट GST पे रिटर्न पे पहुंच गए, GST रिटर्न 3। ये कौन फिल करेगा? जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। अब कौन नहीं करता? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए किसके लिए नहीं है GST रिटर्न 3। अब मैंने ये तो बता दिया, रजिस्टर्ड पर्सन जो भी मंथली रिटर्न फाइल करेगा उसको GST रिटर्न 3 को भरना पड़ेगा, बट किसे नहीं फिल करने की जरूरत है? जो कि अभी तक जो एक्सेप्शन पढ़ रहे थे ना, सेक्शन 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं, सेक्शन 7 से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सेप्शन में कौन कौन है? जैसे कि ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा। सेक्शन 10 की बात की जाए, कंपोजिशन स्कीम को मंथली नहीं जरूरत होती। सेक्शन 51 की बात की जाए, TDS इसके अंदर काटते, जो भी TDS कलेक्टर होता है उसे मंथली जरूरत नहीं होती। और जो 52 में हमने पढ़ा, TCS काटने वाले पर्सन को भी जरूरत नहीं होती, जिसके हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं, है ना। इनको क्या है, मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी होती, और जिनको करनी होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि ऑनलाइन सबमिट करेंगे, और सारी की सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। वो डिटेल्स क्या होने वाली है कि आपका आउटपुट कितना गया, और साथ ही साथ आपको GST रिटर्न 01 और ITC कितना लेना है, कितना टैक्स पे करना है, ये सारी की सारी देनी पड़ेगी। फिर वही बात आ जाती है क्या कि टर्नओवर कितना है। अगर टर्नओवर आगे पीछे है तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है ना वो मंथली होएगी या फिर क्वार्टरली होएगी, वो डिपेंड करेगा आपकी टर्नओवर पे। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको वो पहले समझाया था। अब देखो फटाफट हो रहा है, चलो जी नेक्स्ट रिटर्न पे आ जाते हैं। रिटर्न नंबर 4 क्या कहता है कि GST रिटर्न 04 किसके लिए है? ऑब्वियस सी बात है, कंपोजिशन स्कीम पढ़ते आ रहे हैं कि कंपोजिशन स्कीम में जितने भी होल्डर्स होते हैं उनको क्वार्टरली फिल करना पड़ता है और एनुअली फिल करना पड़ता है। अभी बताया था 5 फाइनेंशियल ईयर में, टोटल फाइनेंशियल ईयर में 5 जो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो यही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं। और इसकी जो ड्यू डेट है वो 18 है। क्या है? 18 है। देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम shall for the each quarter or a part thereof furnish the return under the GST। ठीक है, यहां पे रिटर्न आएगा, रिटर्न ओके। क्वार्टरली फिल होगी GST 04 में इलेक्ट्रॉनिकली,
कब से पहले, 18 तारीख से पहले पहले क्या हो जानी चाहिए क्वार्टर का नेक्स्ट क्वार्टर। और हाँ, क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसे काफी सारी डिटेल रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना सामान बाहर से मंगवाया, कितना वो बेच रहा है, मतलब सारी की सारी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जाता है जीएसटी रिटर्न 4 जो है कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन के लिए है। अब आ जाते हैं जीएसटी रिटर्न 5 के ऊपर, ये किसके लिए भी है। एक टॉपिक हमने पढ़ा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, याद है, हमने एग्जांपल लिया था फन फेयर जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मीन्स कि कुछ टाइम के लिए अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या करते हैं, बिजनेस ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, मींस की भारत का निवासी नहीं है, और साथ ही साथ वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो इस केस में उसे कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, राइट। तो उसे कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया तो नॉर्मल सी बात, उसे रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, और उसके लिए रिटर्न कौन सी है, रिटर्न नंबर 5। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, पिछला रिवीजन भी हो रहा है। चलो, तो ये तो चाहिए हमें। तो क्या कह रहा है कि समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, समरी जितनी भी होगी आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल जितनी भी आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है उनकी समरी होगी, एंड टैक्स पे बाय द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एवरी रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट पर्सन टैक्सेबल पर्सन शेल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ फॉर, देखो आपने एक इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बात और बताऊंगी, एक बात और पूछनी सॉरी आपको, कि जो नॉन रेजिडेंट वाले केस में था, जो कैजुअल टैक्स पेयर के केस में था, उस केस में अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए था तो आपको क्या करना पड़ता था, बिजनेस को सेट करने से पहले, कमेंस करने से पहले आपको 5 दिन पहले क्या करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन के लिए अपील डालनी चाहिए थी, एप्लीकेशन डालनी थी। दूसरा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हाँ भी कह देते हैं कि हाँ जैसे आपने इन्फॉर्मेशन दी वो ऑल आर करेक्ट है, ठीक है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, फॉल्ट नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या कहेंगे, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा एज ऑन एस्टिमेशन, राइट, याद है। तो यहां पे यही बात की गई है। यहां पे आगे की डेट नहीं दी मिलेगी, यहां पे आपको बीच वाली डेट मिलेगी। क्या कि आपको पहली बात तो जीएसटी रिटर्न 5 के लिए है, आप विद इन 20 days आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ एंड होते हुए आपको 20 तारीख के अंदर अंदर क्या, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सप्लाई के ऊपर जो भी टैक्स बनता है, रिटर्न बनता है, रिटर्न जो सबमिट करनी होगी वो आपको यहाँ पे करनी होगी 20 तारीख से पहले पहले। और कब करनी होगी, एक और, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन क्यों दिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये पूरे 90 दिन ही काम चलाए, क्योंकि 90 दिन की जिसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट थी ना, जरूरी नहीं है 90 दिन चलाए, क्या पता कि 1 महीने चला के दूसरे महीने भी बंद कर दे, है ना। तो यहाँ पे एक तो 20 तारीख रखी गई है नेक्स्ट मंथ की, ठीक है, और 7 डेट रखी गई है किसकी, कि जिस दिन आप बिजनेस को बंद कर दे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर जो है, अब मार्च का ही ले लेते चलो, ठीक है, 31 मार्च 2024, ओके, 31 मार्च 2024 को क्या किया है, जीएसटी रिटर्न, आपकी जो सप्लाई मंथ कंप्लीट हो गया, आपकी जो टर्नओवर है वो हो चुकी है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी आपने देख लिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो 20 अप्रैल है, 20/4/2024 है, इस तारीख के अंदर अंदर क्या करें, आप रिटर्न फाइल करें, ठीक है। और ये इस दिन से पहले पहले एक सिंगल डेट कब अप्लाई होगी, जब आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रन कर रहे हो। इन केस मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं ही खुद अपना एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, मैं सोच रही हूँ कि मेरा बिजनेस है ना, मैं मार्च के बाद अप्रैल में नहीं चलाने वाली, ठीक है, अप्रैल में नहीं चलाने वाली। तो मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस बंद कर दिया, और बिजनेस की डेट मेरी है 6 तारीख। तो इस केस में रिटर्न फाइल करने को कंपेयर किया जाएगा या तो 20 तारीख या उस दिन से जिस दिन उसने अपना बिजनेस बंद किया है उसके अगले 7 दिन के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जो भी डेट पहले आएगी उस डेट को क्या करना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब देखो मैंने 6 तारीख को ये कहा कि मैं बिजनेस नहीं चला रही, मैंने उसी दिन क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो 6 से 7 तारीख 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 तारीख। या तो 13 और 20 में से कंपेयर करेंगे, जो भी डेट पहले आएगी उसे क्या करना पड़ेगा, उस डेट को। अब मेरे अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 13 तारीख क्या है, आपकी रिटर्न फाइल करने की डेट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका भाई फिक्स बिजनेस तो होता नहीं है ना, ये कहीं कहीं घूम घूम के अपना बिजनेस करते हैं। सो इसीलिए
जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक स्पेशल डेट बनाई हुई है, स्पेशल क्राइटेरिया बनाया, अगर वो नहीं फाइल करता तो नॉर्मल सी बात है पेनल्टी फाइन बहुत सारे चीजें लगा देना शुरू कर देंगे ये, ठीक है। अब यहां पर मैक्सिमम टाइम पीरियड इनका 90 दिन क्या होता है, तो क्या इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत है? आंसर दीजिए मुझे इस बात का, नहीं ना। तो दैट्स द रीजन कि जो जीएसटी रिटर्न 5 फिल करेगा जो कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, वो केवल मंथली रिटर्न फाइल करेगा, उसे किसकी जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? और वो 05 के अंदर सारी की सारी डिटेल देगा, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई है चाहे वो इनवर्ड सप्लाई है, सारी की सारी डिटेल देगा। ओके, कंपैरिजन 20 और 7 दिन में मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं पे करेगा तो इंटरेस्ट, टैक्स, लायबिलिटी, ये पेनल्टी, ये सब पे करना पड़ेगा। जीएसटी रिटर्न 5 समझ में आया? ये था स्पेशली नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए। अब बात करते हैं 6 के बारे में। 6 किसके लिए है? आईएसडी के लिए। आईएसडी क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब देखो मैं आपको इसके अंदर भी क्या था, इन पर्संस को भी क्या था, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था। याद है आपको? ये उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनको कंपल्सरी था कि रजिस्ट्रेशन लो। रीजन क्या है? मान लो कि मैंने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, ठीक है, मेरी जो ब्रांच है अब यहाँ पे हरियाणा में है, ठीक है, मेरी ब्रांच यहाँ पे 3 अदर स्टेट में भी है, जैसे कि यूपी, पंजाब, दिल्ली के अंदर। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ब्रांचेज है इनके अंदर भी मैं ये सॉफ्टवेयर यूज करने वाली हूँ, तो मैंने पहले ही परचेज तो कर दिया। अब जो इनपुट मैंने सर्विस ली है, ये केवल देखो पहली बात तो ये सर्विसेज के लिए है, ठीक है। अब जो इनपुट सर्विस ली है मैं आगे क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। अब मान लो कि ये मान ली 1 लाख रुपए की ऐसी सर्विस ली है, ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने परचेज किया जो कि सारे ब्रांचेज में यूज होगा, तो यहां पर इसके ऊपर मैंने टैक्स भी पे किया होगा, तो आईटीसी का क्लेम भी मिलेगा। तो आईटीसी का क्लेम उन्हीं ब्रांचेस को मिलेगा जो इसको यूज करेगी। मान लो जी ये यूपी और पंजाब यूज कर रही है इस सॉफ्टवेयर को, तो आईटीसी का क्लेम भी इन दोनों ब्रांचेस को मिलेगा, दिल्ली को नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा यहां पर 2 रजिस्ट्रेशन हो गए, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हरियाणा वाली ब्रांच को करवाना पड़ेगा और यहां पर अलग अलग कोड करवाना पड़ेगा जो भी इसको यूज करेगा। तो इन सभी को जीएसटी रिटर्न 6 में अपनी डिटेल्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये हमेशा मंथली होती है, ठीक है। जीएसटी रिटर्न 6 जो होती है ये भी मंथली होती है और इसकी जो ड्यू डेट होती है ना बच्चे, वो होती है 13 तारीख। क्लियर है? समझ में आ गया? छोटा सा कंसेप्ट था। देखो यहाँ पे हो गया, फिनिश हो गया, दैट्स इट। देखो जी यहाँ पे डेज आएंगे, ठीक है, 13 डेज। चलिए तो जीएसटी रिटर्न 7 की बात करते हैं। 5 किसके लिए? देखो मेरे साथ रिकॉल करो। 1 किसके लिए थी? जो कि सेल को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर 2A की बात करें तो परचेज रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करी थी। 2B की बात करें तो वो आईटीसी क्लेम करने के लिए हमें स्पेशल एक रिपोर्ट, एक फॉर्म फिल करना पड़ता था जिसके अंदर हमें रिपोर्ट जनरेट होगी, ठीक है, ऑटो जनरेटेड होती थी, जो कि 13 तारीख को ऑटो जनरेटेड होती थी, ठीक है। और फिर आ जाता है जीएसटी रिटर्न 4 कौन करता था? कंपोजिशन स्कीम की बात की जा रही है। 3 तो भूल ही गया। 3 कौन करता था? मंथली वाले करते थे। किनको छोड़ के? आईएसटी जो भी हम पढ़ रहे हैं। एक हमारा सेक्शन 10 था जो कि हमने जीएसटी रिटर्न 4 में डिस्कस किया। एक हमारा क्या था? नॉन रेजिडेंट पर्सन था, ठीक है। एक हमने पढ़ा था कि सेक्शन 51 वाले इसकी टीडीएस जो भी हम पढ़ेंगे जिनके लिए क्या है स्पेशली जीएसटी रिटर्न 7 है, और सेक्शन 52 जिनके लिए रिटर्न 8 है, जीएसटी रिटर्न 8 है। तो नॉर्मल सी बात है ना, मंथली उनके लिए नहीं है, इनके लिए यहाँ पे अलग बनाई गई है, दैट्स इट। चलो जी अब यहाँ पे 7 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टीडीएस। टी का मतलब क्या है? टैक्स। डी का मतलब क्या है? डिडक्टर। एस का मतलब क्या है? सोर्स। मींस की टैक्स को डिडक्ट करने वाले डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। जो भी पर्सन टैक्स को डिडक्ट करेगा, मींस की ये ऐसे नहीं है कि हर कोई काट ले, नहीं, ये एक स्पेशल पर्सन, ऑथराइज पर्सन होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या फिर उनके द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो उनकी जब सैलरी रिसिप्ट आती है ना, कभी देखना इवन फैमिली मेंबर में मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो कि सैलरी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वहां पे नीचे आपको नजर आएगा टीडीएस इतना कट कर लिया। मींस कि जो एम्प्लॉयर है ना, वो हमेशा एम्प्लॉय की सैलरी में से क्या करता है? टीडीएस कलेक्ट करता है। मींस की कमाई हुई अमाउंट में से कुछ ना कुछ अमाउंट सरकार को डिपॉजिट करते हैं। और ये काम किसके लिए, किसको दिया गया है? उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया, चाहे वो कंपनी हो, वो पर ऑथोराइज किसके थ्रू होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोकल अथॉरिटी, मींस की कोई ना कोई सरकारी मोहर वाले लोगों के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाएगा। समझ में आया? अब बात आ जाती है, चलो आपने तो कलेक्ट कर लिया, अब आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सरकार के पास जमा करवाए। नहीं जमा करवाया तो
क्या बेनिफिट नहीं देगी, डिस्कस किया था। ये हमने एक अकाउंट की वीडियो के अंदर सेपरेट डिस्कस किया हुआ कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो टीडीएस कलेक्ट करके डिपॉजिट नहीं कराएगी तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में जो सैलरी का खर्चा है वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, वहां कर लो कम, यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान यहाँ पे इसका होने वाला है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस गवर्नमेंट को ये सबमिट करवा रहे, गवर्नमेंट को सबमिट करवाने के लिए और इसकी रिटर्न फाइल करने के लिए उसको जीएसटी रिटर्न 7 का यूज करना पड़ेगा और यहां पर इसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो था कि टीडीएस कौन कलेक्ट करेगा, जो भी मैंने आपको इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई। अब बात आ जाती है कि ये कैसे कैसे फिल किए जाते हैं, ये मंथली रिटर्न फाइल किए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गवर्नमेंट को सबमिट कराए, राइट। किससे कलेक्ट किया था, एम्प्लॉय की सैलरी में से कलेक्ट किया था। ठीक है जी, अब यहां पर ये जीएसटी रिटर्न 7 को फिल करके क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने गवर्नमेंट को पे कर दी है। ठीक है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि मेरा जो अमाउंट है डिपॉजिट हो गया नहीं हो गया है, इस सर्टिफिकेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, जीएसटी R7A को फाइल करके। मींस कि कोई भी काम ऐसे सीधा नहीं है, आपको हर काम एक प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रोसीजर होता है जो कि आपको यूज करना पड़ेगा। जीएसटी 7A का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस सर्टिफिकेट को आप देख सकते हो। और इस सर्टिफिकेट क्यों देखना होगा, कंपल्सरी है देखना भी। क्यों, क्योंकि ये जो विद इन 5 डेज के अंदर अंदर आपको ये रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया, इज इट क्लियर। चलिए, तो इतना समझ में आ रहा है जितना मैंने अभी समझाया। ठीक है, चलो तो आगे क्या लिखा, फ्रॉम द डेट ऑफ द रेमिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक एक्शन होता है जिसके अंदर हम ये एक्शन करते हैं कि हमने ये अमाउंट क्या कर दिया, गवर्नमेंट के पास सेंड कर दिए। ये आपके पास एज अ प्रूफ मिल जाते हैं। ठीक है, इन केस गड़बड़ भी तो होती है भाई, है ना, फ्रॉड करने वाले भी तो बहुत होते हैं ना। इन केस बाय द मिस्टेक भी हो सकती है। तो अगर आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपसे अगर गलती हो जाती है, ठीक है, और आप खुद ही आप उसको नोट कर रहे हो, तो आपको उसको रिवाइज करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, मींस आप उसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। इन केस वो जो गलती है, वो जो मिस्टेक है, आपने नहीं पकड़ी, वो आपके डिपार्टमेंट ने पकड़ी, मान लो कि प्रॉपर ऑफिसर ने वो गलती पकड़ ली, तो इस केस में आपको किसी भी तरह का अधिकार नहीं कि आप उसको रेक्टिफाई करें। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी रिटर्न 7 जीएसटी रिटर्न 8 में दोनों सिमिलर पॉइंट जो है सारे सिमिलर है, बट फर्क ये रह जाएगा, वहां पे ईसीओ का बात करेंगे, टीसीएस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे किसके बारे में बात करें, टीडीएस के बारे में बात करें। इज इट क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, रिवीजन ऑफ द रिटर्न इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। क्यों, किसको छोड़ के, इंस्टेड द रेक्टिफिकेशंस नॉट अलाउड ड्यू टू देयर इज अ स्क्रूटिनरी। मान लीजिए आपको एक नोटिस आ गया है, बड़ा सा ऐसे फर्रा आ गया आपके पास, डिपार्टमेंट के पास है कि आपने यहाँ गड़बड़ की, तो यहाँ पे हम ऑडिट पढ़ेंगे ना, इवन असेसमेंट पढ़ेंगे, स्क्रूटिनरी असेसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पढ़ेंगे, मैंडेटरी असेसमेंट पढ़ेंगे, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वहां से कोई आपसे एक नोटिस आ जाता है तो उस केस में आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, उस केस में आपको एक फाइन या फिर पेनल्टी, एक इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर। अगर आपको टीडीएस और टीसीएस के अंदर डिफरेंस नहीं पता तो आपके लिए मैंने स्पेशल यहां लिखा हुआ है, टीडीएस के बारे में भी और टीसीएस के बारे में भी। इसको आप देख सकते हो जब आप पीडीएफ एक्सेस करेंगे। इसको अभी इतना एक्सप्लेन करने का मोटिव नहीं है मेरा। ठीक है, मेरा मोटिव है कि आपको मैं रिटर्न समझाऊं। क्लियर है। और ये जो रिटर्न है विद इन 10 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, नेक्स्ट जो आप बात होती है ना, हर बार बात यही है, जिस मंथ की बारे में बात की जा रही है उससे अगले मंथ की डेट के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, जीएसटी रिटर्न नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। किससे रिलेट करती है, ये आपकी टीसीएस से रिलेट करती है। अब बात की जाए टीसीएस, टीसीएस का मतलब क्या है, टैक्स कलेक्शन ऑफ कलेक्टेड एट द सोर्स। अब यहां पर कोई डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रही, यहां पे सेलर की बात की जा रही है। मींस कि जो भी सेलर होगा वो क्या करेगा, सामान सेल करने के ऊपर टीसीएस काटेगा। क्या वो सब पे काटेगा, इसकी जितनी सामान बेच रहा है, छोटी बड़ी मोटी जैसे भी है, उस सबके ऊपर टीसीएस काटेगा।
नहीं, ये स्पेसिफाइड है बच्चे। इसके ऊपर ना एक कैटेगरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जरूर देखना कि टीसीएस किसके ऊपर कटता है। वैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जो टीसीएस है सेलर काटता है, और एक स्पेसिफाइड कैटेगरी की जो गुड्स बनाई गई है जैसे कि टिम्बर हो गया, कॉयल हो गया, इनके ऊपर कटते हैं। ठीक है, जो हैवी वैल्यू की होती है, जैसे कि मैं कार खरीदूं 40-50 लाख की, जो मैं अगर मैं कोई गाड़ी खरीद रही हूँ, कार खरीद रही हूँ, तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, टीसीएस पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक स्पेशल कैटेगरी होती है। ओके, और दूसरा केस क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में भी क्या होगा, हमें जीएसटी रिटर्न एड ही करना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर पता है, याद है, जो हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में भी डिस्कस किया था, सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में भी डिस्कस किया था। याद आया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 किससे बिलोंग करता है, जल्दी से रिकॉल करो। सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 किससे बिलोंग करता है, इन दोनों के आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि किससे बिलोंग करता है। करता तो ईसीओ से ही है, बट 9 किससे करता है, 5 किससे करता है, ये आपको बताना है। कौन सीजीएसटी एक्ट में आता है, कौन आईजीएसटी एक्ट में आता है, कौन इंट्रा है, कौन इंटर है, इनके बारे में आपको आंसर देना है। इज इट क्लियर? और जो जीएसटी रिटर्न जो 8 है वो मंथली फाइल करनी जाती है, और इसकी भी डेट जो क्या है 10 है। बता रही थी मैं आपको कि सेम ही एज इट इज। अगर आपको इसका सर्टिफिकेट देखना है तो ई कैश लेजर के अंदर आपको बैलेंस नजर आएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है? चलिए जी, चलिए तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिटर्न के ऊपर, जीएसटी रिटर्न 10। जीएसटी रिटर्न 10 क्या होता है, ये आपकी फाइनल रिटर्न होती है। ये एक स्पेशल रिटर्न है। देखो, एक कहते हैं ना कि इतने अंधों में काना राजा होते हैं, एक इसी तरह से एक जीएसटी रिटर्न 10 है जो कि अलग सबसे हटके है, जिसके बारे में अभी तक हमने कोई भी डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं किया। क्योंकि जैसे आईएसडी हो गया, सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन 51, सेक्शन 52, टीडीएस, टीसीएस, कंपोजिशन स्कीम, इन सब के बारे में पहले बताया हुआ मैंने। बट ये सेक्शन जो जीएसटी रिटर्न 10 कौन फाइल करता है और ये किसके लिए होता है, ये क्यों मैंडेटरी होता है, ये इस बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, इस रिटर्न पॉइंट वाइज पॉइंट आप इसको नोट करते रहना। इसको हम क्या कहते हैं, फाइनल रिटर्न भी कहते हैं। क्यों फाइनल रिटर्न कहते हैं और किस लिए होता है, ये इज रिक्वायर्ड बाय द टैक्स पेयर हुज जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैज बीन बी कैंसिल कर दी गई है। या तो जो आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है जो आपका कैंसिल कर दिया उनके द्वारा, या फिर आप खुद उसको क्या करना चाह रहे हो, सरेंडर करना चाह रहे हो। ये इस सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में जीएसटी रिटर्न 10 क्या की जाती है, फाइल की जाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और इसीलिए जो क्या कहते हैं, फाइनल रिटर्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका एंड पॉइंट तो है बच्चे, कैंसिल होना, सरेंडर होना, इसके उस डिपार्टमेंट से उनका कनेक्शन ही चेंज होता जा रहा है ना। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जीएसटी रिटर्न 10 में देनी पड़ेगी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनको सारा का सारा, आप देखो, अब वो अपने बिजनेस को बिल्कुल, मान लीजिए बिजनेस ही छोड़ के जा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने की बात की जा रही होगी, खुद छोड़ने की बात की जा रही हो। तो वो ये कहेंगे कि जो अभी तक आपके पास जो स्टॉक है, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग की बात नहीं की जा रही, क्लोजिंग कौन सा होता है, जो साल के एंड में बचता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की सारी डिटेल, चाहे वो इनपुट की है, चाहे वो कैपिटल गुड्स की नेचर की है, उन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। और इस रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 3 मंथ है। यहाँ पे भी चलो आपको पहले मैं 2 मंथ 2 इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि इसमें से विच एवर इज अर्लियर ही कैलकुलेट करेंगे। या तो जिस दिन आपकी जो जीएसटी की जो क्या है कैंसिल की डेट आई है, या फिर किसी टैक्स अथॉरिटी ने आपको कैंसिल देने का ऑर्डर दिया है, जो भी पहले होगा उसको 3 दिन के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस जीएसटी रिटर्न को 10 को फाइल करना होगा। ठीक है, 3 बातें हैं जो याद करनी होगी। किसके लिए है, हु फाइल द जीएसटी रिटर्न 10, इसे दूसरा नाम क्या कहा गया है, फाइनल रिटर्न कहा गया है, क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी, और इसकी जो ड्यू डेट है। इज इट क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करूंगी जो चैप्टर, ये जो पॉइंट है जीएसटी रिटर्न का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, कंप्लीट के कंप्लीट। देखो, ये जो टॉपिक है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आईटीसी को कैसे मैच करते हैं, रिवर्स करते हैं, रिक्लेम करते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो, देखो ये कितना मैंने आपको बहुत इजी वे से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करूंगी कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज सेशन को लाइक करना और सभी बच्चों के पास शेयर करना। ठीक है, और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ की जो चार्जेस है ₹9 है। ठीक है, पर पीडीएफ।
अगर आप इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों गिवन, आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी नेम और आपको किस चीज़ की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी है वो आप प्लीज़ एक बार आप उसमें जरूर दें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर अलग है ये, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा आईटीसी के बारे में। आईटीसी कैसे हम मैच करते हैं, कैसे इसको रिवर्सल होता है, मीन्स कि ज़्यादा आप गवर्नमेंट ने दे दिया तो कैसे गवर्नमेंट वापस लेगी, कैसे उसको रिक्लेम करेंगे, सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम असेसमेंट के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे असेसमेंट किया जाता है जीएसटी के अंदर। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑडिट के बारे में कि जीएसटी में कैसे ऑडिट होता है। सभी टॉपिक्स बहुत आसान है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मैंने आपको तीनों चैप्टर दिखा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, डिफरेंट चैप्टर है, सो दैट्स वाई कि यहाँ पे मैं इनको अलग अलग करके ही समझाऊंगी। ओके, चलिए तो